तो बात करके हमको दे देते। यस, हेलो युवराज, वेलकम बैक अगेन। Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग युवराज। कहाँ तक पढ़ा था मैं उस वक्त, बिफोर एवरीथिंग गॉट डिस्कनेक्टेड, वो बता दो कहाँ तक हम पहुंच पाए थे। Sir, the last thing which we did was, so the number, so we just wrote the definition for electric flux. Okay, And good. we said that the number of field lines passing or crossing through a surface held inside the electric field is called electric flux. बिल्कुल सही। Okay, so the electric flux is basically the number of field lines passing or crossing through a surface held inside an electric field. अब देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि सर फ्लक्स का बेसिक सा ये मतलब है, जी और सर। फ्लक्स का बेसिक सा मतलब फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस है। बट अब इस फ्लक्स को अपन मेजर कैसे करेंगे? हाउ वी विल मेजर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस? तो इसको समझने के लिए मैं पहले आपको ऐसे ही बिना मैथमेटिकल फॉर्मूले के आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, एंड उसके बाद फिर मैं उसके वो फॉर्मूले पे आऊंगा। तो सर मेरा पॉइंट ये सीधा सीधा सा कि अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए पहली बात तो ये कि कोई सरफेस लेंगे आप, है ना। फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे? यू विल टेक Surface अ लेंगे। सरफेस, है ना, दैट विल बी प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन करो, कि आप मान लो कि आपने कोई सरफेस ले लिया। अगर आप ये सरफेस बहुत छोटा सा लेते हो, मतलब ये सरफेस है, एंड यू कीप इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सरफेस बड़ा कर लो, इस सरफेस को आप बड़ा कर दो। अब मुझे एक बात बताओ युवराज, ये तो लॉजिकल है ना कि आप जितना सरफेस बड़ा करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास होगी या नहीं? जी सर, लॉजिकल है। यस सर। लॉजिकल है ये तो सर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कीपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया, तो यस सर। सरफेस एरिया को जितना आप इंक्रीज करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कहोगे उतना ज्यादा पास कर रहा है थ्रू द सरफेस। तो जी इसका सर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कि सरफेस एरिया को मैंने फिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है उस बात पे ये डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना होगा। मान लो जी मैं सर। एक सरफेस ले लूं और उसको दो अलग अलग फील्ड में रख दूं, एक ये फील्ड है और एक ये वाला फील्ड है, ये पहला और दूसरा केस। तो अनडाउटेडली आई कैन से दैट इन द फर्स्ट केस the strength of the field is more because I have taken more field lines, है ना। यस सर। और दूसरे वाले केस में फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी बिकॉज आई हैव टेकन कंपैरेटिवली लेस फील्ड लाइंस। तो जी व्हाट डू सर। यू से, किस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, इन द फर्स्ट केस और इन द सेकंड केस? सर फर्स्ट केस। ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट केस। तो दो यस सर। लॉजिक तो यही हमें क्लियर हो गई कि अगर आप एरिया फिक्स रखेंगे तो फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, और फील्ड अगर आप फिक्स रखेंगे, तो स्ट्रेंथ फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, जी एक सर। मिनट रुकना। ठीक है, दो बातें तो हो गई, दो चीजें हमें खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करेगा और दूसरा फ्लक्स डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। अब एक तीसरा पॉइंट सुनना और समझना। सर जी मैं सर। इसको भी एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ऐसा समझो कि मैंने ऐसा कोई सरफेस ले लिया है, एंड दिस सरफेस इज हैविंग फ्यू नंबर ऑफ होल्स इन इट। कुछ होल्स ले लेते हैं, 2 4 5, और इसको आपने बाहर ले जाके रख दिया एंड रेन इज फॉलिंग।
तो एक बात तो ऑब्वियस है कि कुछ पानी जो है वो इस होल्स के थ्रू नीचे जाएगा, यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब इसी सरफेस को मैं ऐसे कर दूं, मतलब आई चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, इसमें भी अभी उतना ही होल है, 1 2 3 4 5। अब फिर से मैं कहूं कि सर रेन इज फॉलिंग ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड्स विदाउट एनी डाउट। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में जब सरफेस ऐसा है और जब सरफेस ऐसा है, तो इन बोथ ऑफ द केसेस क्या द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू द होल्स विल इट बी सेम और डिफरेंट? सर डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली ये मैं मतलब इतना कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि जो ऐसे में ज्यादा नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स थे वो इससे पास होंगे, जब आपने ऐसे कर दिया तो कुछ ड्रॉप्स इससे पैरेलली चले जाएंगे जो इस होल के थ्रू पास नहीं करेंगे। यस इसका सर। मतलब थर्ड पॉइंट जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, अब इसी को सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो और हाँ आपका ये दो सरफेसेस ऐसे ऐसे ओरिएंटेशन में रखे हैं, तो अगर सरफेस ऐसे है तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसी केस में पास होगा। जी सर, इसी बट से अगर होंगे। ऐसे कर दिया तो इस केस में द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर सेम सर सरफेस विल इसका डिक्रीज। सर इसका मतलब when the surface is perpendicular to the electric यस यू आर राइट। field, yes, then then the electric flux is maximum. यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑब्वियसली कि जब सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो इन दैट केस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस वुड बी मैक्सिमम Would be एंड maximum, हेंस द yes sir. इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। बट सरफेस को अगर थोड़ा टिल्ट कर दो such that field lines is not perpendicular now, so the total field lines passing to the through the surface will decrease in this case. इसका मतलब है orientation of the surface, orientation by mean I mean that कि how the electric field and the surface are placed with respect to each other, इस बात पे भी आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं बच्चे, ultimately I can claim that the flux depends on three factors. One is the area of the surface which is kept inside the electric field. The second is the magnitude of electric field itself. And the third one is the angle between the area vector, that is the normal to the surface, and the direction of electric field. ठीक है, ये ओरिएंटेशन हम किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। ओरिएंटेशन को हम डिफाइन करते हैं in terms of angle between the normal to the surface and electric field। क्यों? क्योंकि इसी ओरिएंटेशन से क्या हुई है इसमें? ओरिएंटेशन का बेसिक मतलब ये है कि ओरिएंटेशन मतलब हाउ यू केप्ट द सरफेस, ये मतलब है बेसिकली यहाँ पर, मतलब एंगल के पर्सपेक्टिव। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। अगर मान लो कि आपने सरफेस ऐसे रखा, ये जी सर। सरफेस है, तो इसका नॉर्मल ऐसे लिया जा सकता है, ठीक है युवराज साहब, जी सर। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे है। अब बताइए इस सिचुएशन में द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस वुड बी मैक्सिमम और नॉट? यस सर, मैक्सिमम। इसका मतलब जब नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में सच दैट थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन देम, द फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। ये आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है? सर थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो भी तो मैक्सिमम ही होगा। तो भी मैक्सिमम होगा, नो इशू, तो भी सर मैक्सिमम होगा। पैरेलल लिख सकते हैं। हाँ, पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी कह लें, सो दैट कि यस थीटा सर। इज आइदर 0 और 180। तो वो डिपेंड करता है कि अगर मैं उसी तरफ नॉर्मल भी ले लूं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर से थीटा को 0 कर सकता हूँ, जी सर। है ना। मतलब मान लो कि ये नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा सर 0 ये है। साइन हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। हाँ, ये अभी तो ये फॉर्मूला वाइज भी लिखूंगा। यस, फाई से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नोट नहीं करना, अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू ओके। हाउ दीज थिंग्स आर एक्टिंग हियर। जी लेकिन इस पे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अभी हम लिखेंगे, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम व्हेन द फील्ड वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जी सच सर। दैट कि नॉर्मल और आपका जो फील्ड है उसके बीच का एंगल 0। अब अगर आप इमेजिन करो कि ये सरफेस, युवराज, अगर ये सरफेस ऐसे हो जाए बेटे, ऐसे सर ऐसे तो रखा बहुत हुआ है कम और पास करेंगी। ऑब्वियस सी बात, और ये ऐसे है, तो अब जो फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेगी वो इस फैक्ट पे डिपेंड करेगी कि इस सरफेस पे जो नॉर्मल है वो कैसे है। अगर यस ये सर। नॉर्मल देखो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो अब मैं ये कह कम हो सकता हूँ गई इस केस में, हमारी। हाँ इस केस में मैं ये कह सकता हूँ युवराज
कि यहाँ पर आई कैन रिजॉल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जी सर। अगर आप ये ध्यान से देखें तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं कुछ थीटा कह लूं, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो मैं इसको पैरेलल कंपोनेंट कह लेता हूं, और ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टू दैट ऑफ द नॉर्मल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट किए, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, पैरेलल टू द सरफेस जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये चेंज कर दूं ताकि तुम पैरेलल परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन ना हो, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है ये वाला कंपोनेंट, एंड इट इज पैरेलल टू द सरफेस। मुझे ये बताइए कि यस सर। पैरेलल टू द सरफेस जो कंपोनेंट है इस सरफेस से पैरेलल, क्या वो इस सरफेस के थ्रू पास होगा? सर नहीं सर, पैरेलल कहाँ से पास होगा? पैरेलल कहां से पास होगा? तो जो परपेंडिकुलर है वही पास होगा। इसका मतलब here the flux will only be because this part of the electric field which is perpendicular to the surface, or in other words electric flux will only be because of that component of the field which is in the direction of normal to the surface. यस सर। है ना? इसीलिए बच्चे मैंने आपसे बोला कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल विल डिसाइड द फ्लक्स पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस। तो जी इसीलिए सर। तीन चीजों पर डिपेंडेंस है इसका। पहला एरिया। सर इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नॉर्मल के साथ सपोज 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट? फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल के तो साथ, जैसे हाँ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहे हैं, तो वो सरफेस के साथ 60 डिग्री बनाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तो मतलब फिर उसके पूछना क्या चाह ऊपर रहे ही हैं? कुछ नहीं सर, वैसे पूछा था, बनाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि नॉर्मल का मतलब ये सरफेस है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ 30 डिग्री के एंगल पे है तो इसके साथ इधर से अगर एंगल 60 पे देखेंगे तो होगा। 60 ही होगा यस सर। ना। ठीक है, तो अब हम वी आर नाउ इन पोजीशन ऑफ राइटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मतलब वी विल नाउ बी राइटिंग द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, और वो थोड़ा सा मैं उसको किसी दूसरे ऐप में लिखूंगा। My network is absolutely fine now. चलिए सर, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अब देखिए, अब किसी भी जनरल फॉर्मूला अब लिख लेना फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए कि जी इफ सर। इट्स अ सरफेस such that कि this is the normal to this surface and the electric field is this way, तो इस and such that this angle is theta, the surface area is A, तो electric flux is written as equal to E into A into cos theta. This is the formula for the electric flux passing through a surface held inside an electric field, where theta is angle between E and A. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज बेसिकली एरिया वेक्टर। इस अगर एरिया से कंफ्यूजन हो तो मैं इसको ई एंड इन कैप कह देता हूँ, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा हियर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लिखा है आपने ई ए कॉस थीटा। कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल इट बी? विल इट बी अ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? याद करो, वेक्टर को सर आप दो तरह से, दिस विल बी अ भी डॉट प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स दिस वुड बी अ डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि फ्लक्स इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द अनदर वन इज एरिया वेक्टर। तो आई कैन क्लेम दैट कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? फ्लक्स कैसी यस सर। क्वांटिटी होगी? तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और होनी भी चाहिए, बिकॉज फ्लक्स को अगर तुम ठीक से सोचो तो मैंने आपसे बोला था फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, तो इट विल जस्ट रिप्रेजेंट अ नंबर एंड नथिंग एल्स। तो अगर ये सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर नंबर इज इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अपना होना भी चाहिए स्केलर क्वांटिटी, एंड ई डॉट ए
अब इसमें एक और चीज आपको समझ में आती है कि सर इफ थीटा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल इज जीरो, दैट मीन्स कि अगर आपका सरफेस ऐसे है और ये नॉर्मल की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो थीटा जीरो, तो फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम इन दिस केस। और अगर जी सर। आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स अगर ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, रादर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस केस में फ्लक्स विल बी मिनिमम, दैट वुड बी जीरो। मिनिमम फ्लक्स का बेसिक मतलब ये नहीं होता, मिनिमम फ्लक्स का बेसिक मतलब याद रखिएगा ये नहीं होता कि फ्लक्स बिकम्स नेगेटिव। मिनिमम फ्लक्स का मतलब नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि cos थीटा जीरो ही हो सकता है, जीरो बिल्कुल, से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। हाँ देखो, नहीं अगर मिनिमम थीटा कई बार जीरो हम हुआ तो कहते वो हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जैसे बच्चा कई बार ऐसे सोचता है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल आई हैव टेकन इन दिस डायरेक्शन, सो दैट फ्लक्स विल बिकम नेगेटिव बिकॉज द एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री, जी सर। ठीक है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया, तो अगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया तो फ्लक्स नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव ऐसा लगता है कि भाई ये मिनिमम है, जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लक्स सर में बट वो तो काउंट नेगेटिव है ना, में, तो काउंट तो नेगेटिव में जा नहीं सकती, काउंट क्योंकि इट इज नेगेटिव में नहीं नंबर जा ऑफ सकते। फील्ड लाइन पासिंग। हाँ, बस ये नेगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चोजन बाय यू आर नॉट इन द सेम, यस सर। है ना, वो ऑपोजिट है, बस इतना, इसका ये मतलब है। जैसे वर्क डन, वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वो वर्क डन भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता ही है ना। जी सर। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, और वर्क डन नेगेटिव का मतलब होता है कि दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सिमिलरली यस सर। फ्लक्स के भी पॉजिटिव और नेगेटिव का यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो फ्लक्स पॉजिटिव, अगर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फ्लक्स इज नेगेटिव। तो दिस इज द मीनिंग नेगेटिव। ऑफ, yes, this is the meaning of electric flux, and this is how electric flux is calculated for a surface held inside an electric field। ठीक है सर, ये नोट कर लिया आपने सारे फॉर्मूलाज, तो वी कैन start हाँ solving जी few सर, question based on नोट this। कर लिया था। okay, ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, एक बात और याद रखना कि फ्लक्स के केस में आप हमेशा याद रखना कि इफ वी हैव मोर देन वन सरफेसेस, तो टू फाइंड द और टू कैलकुलेट द फ्लक्स, आप हर इंडिविजुअल सरफेस पे इंडिविजुअली फ्लक्स मेजर करेंगे, और उसके बाद यू विल टेक द अलजेब्रिक सम। जैसे, पता नहीं सर क्या बोला आपने, कुछ भी नहीं समझ आया। मान लो इफ आई हैव अ सिंगल सरफेस बेटा, इफ आई हैव अ स्क्वायर फेस्ड सरफेस और ट्रायंगल शेप्ड सरफेस, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो फ्लक्स जो होगा बस इस सरफेस के लिए आप ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए इंस्टेड ऑफ दिस ओपन सरफेस, इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ क्लोज सरफेस, आई हैव अ क्यूब व्हिच इज केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यस अनडाउटेडली सर। मैं ये कह सकता हूं कि सर यहाँ पर क्या करेंगे, हर सरफेस पे आप इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि हर यस सर। सरफेस के लिए नॉर्मल की, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे कहता हूं इस डायरेक्शन में, तो अगर आप तो ऊपर सर वाला इसके लिए सरफेस तो देखो, जीरो जीरो हो जाएंगे, ऊपर हाँ नीचे ऊपर वाले जीरो हो सरफेस के जाएंगी। लिए जीरो, नीचे वाले के लिए भी जीरो, सामने वाले के लिए भी जीरो, पीछे वाले के लिए भी जीरो, यस है सर। ना। सिर्फ वो दो लेकिन इस फेसेस का काउंट होगा। हाँ, तो इसीलिए आपका जब भी एक से ज्यादा सरफेस हो तो फाइंड द फ्लक्स इंडिविजुअली फॉर ईच सरफेस, और जो भी सर बट जैसे आएगा ये उस, है, सर जैसे ये है तो हम्म, इसमें हम्म, एक का हमारा पॉजिटिव आ जाएगा फ्लक्स, एक का हमारा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। you तो are right, उसमें the हम क्या करें? net result can be either zero or non zero depending on the value of electric field। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, जो यहाँ अच्छा पर है, ओ, वो जी सर इलेक्ट्रिक समझ फील्ड गया। यहाँ पर है, तो फिर नेट अगर जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक अगर, फील्ड वेरी हो जाएगी तो कहाँ से होगा, नहीं हाँ जी हाँ सर तो फिर समझ रहा। जीरो नहीं होगा, है ना, तो इसलिए हम इसको जी सीधा सर। ऐसे नहीं याद रखेंगे। अच्छा सर, तो एक से ज्यादा सरफेस हो तो ऐसे कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस ऐसा है जिसका हम डायरेक्टली एरिया नहीं लिख सकते, जी सर। इरेगुलर शेप्ड सरफेस है, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो कि कुछ ऐसा है इरेगुलर शेप्ड सरफेस, कुछ भी मैं बना रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में आप कोई भी स्मॉल पोर्शन यू विल कंसीडर ऑन दैट यस सरफेस, सर। एंड यू विल फाइंड द फ्लक्स फॉर दैट स्मॉल पोर्शन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल,
और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप लिखेंगे डी फाई विल बी इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो आप नेट फ्लक्स के लिए विल जस्ट इंटीग्रेट दिस ई डी ए कॉस थीटा विद द प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, अगर सरफेस समझ गया सर, रेगुलर हो। पहले हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया ताकि एक पार्ट का मिल जाए, और एक बिल्कुल पार्ट का छोटी क्वांटिटी से फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया ताकि पूरे का मिल जाए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये सब लॉजिक है जो आप लगाएंगे। तो बेसिकली मोर और लेस करना तो यही है कि यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स एज ई इनटू ए इनटू cos थीटा, दैट्स इट। सर एक मिनट सर, मैं नोट कर ले, मैं लिख लेता हूँ ये सब। अच्छा पहले ये लिख लेता हूँ, एक मिनट सर। सर इसमें आप 8 बनाते हो और फिर नीचे से एक लाइन मार देते हो बीच में से, राइट? नहीं नहीं, हिट नहीं बनाता, मैं सर्कल बनाता हूँ। और सर्कल में एक्चुअली ही इसका अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसे है, ये ऐसे बनता है फ्लक्स। अच्छा ओह ओके सर। हाँ, वो अब क्योंकि हम लोग इतनी बार लिखते हैं कि अब वो क्या करें, तो ऐसे बना देता हूँ। बट इट इज नॉट 8, गोला बनाओ उस पे ऐसे लाइन खींच दो, दैट इज 5। समझ गया सर, डन सर, ये वाला तो हो गया। ठीक है, इससे पहले वाला पॉइंट मैंने जो बोला था वो ये था कि इफ सर वो तो मेरे को याद है, क्यूब वाला। हाँ, if a closed body has more than one surface, then we'll have to find out the flux for each individual surface, and then we'll take the algebraic sum of all those flux. हो गया? जी सर। Okay, so we let us start solving few questions based on this flux. एक बिल्कुल एक दो बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ आगे भी हम थोड़े बेहतर क्वेश्चन भी लेंगे। मान लो इट्स अ डिस्क, और ये वाली डिस्क इस तरह से, ये डिस्क है, एंड द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज, लेट्स से द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r। ये डिस्क का रेडियस है, और आप मान लीजिए कि ये आपकी फील्ड लाइंस है। दिस इज हाउ द फील्ड लाइंस इज पासिंग, ये फील्ड लाइंस। और आपसे ये बोला गया कि दिस फील्ड लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द रेडियस, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ वैल्यू ऑफ E। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? सर वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ई cos 60 डिग्री। वेरी गुड, yes of course, because हम अगर इस surface पे normal लें तो this is the direction of normal, and we have to always take the angle between the normal and the electric field. तो this theta here would be 60 degree। तो फ्लक्स की बिल्कुल सही बात है कि फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E into pi r square into cos of 60 degree। cos 60 degree is 1/2, so this will be written as equal to E into pi r square divided by 2। This is the value of flux। Next question। एक मिनट सर। जी सर, डन। Okay, moving on। दूसरा क्वेश्चन मेरा देखो कि सर आपसे मैंने ये बोला कि ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। आई हैव टेकन अ हेमिस्फेरिकल बॉल एज यू कैन सी, और इस हेमिस्फेरिकल बॉल का जो बेस है, इसके बेस की जो रेडियस है दैट इज r। और मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल बॉल, ऐसे।
You have to find out the flux through hemispherical surface only. मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसके थ्रू व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स? सर वो तो वही होगी हेमिस्फीयर का एरिया, और क्योंकि वो 90 डिग्री, सर इसमें एंगल दिया हुआ है जो है। क्वेश्चन का मेन मसला यही है कि उसमें एंगल, और आप ये इस बात को ऑब्जर्व करें तो एंगल विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे, अगर मैं इफ आई टेक अ स्मॉल पैच हियर, तो इस स्मॉल पैच का नॉर्मल विल ऑब्वियसली बी इन दिस डायरेक्शन। एम आई राइट बेटा युवराज? जी सर वो तो समझ गया, बट तो यहाँ पर हमारी तो तो थीटा लाइंस जीरो नीचे है से आ रही है ना। हाँ, अब यहाँ चले आओ, तो अगर आप यहाँ आते हो तो सेंटर से नॉर्मल का मतलब तो यही होगा रेडियल डायरेक्शन, तो ये वाला यस एंगल सर। नहीं पता हमें। इसी तरह से अगर सर ये तो वाली लाइन है तो ये वाला इसमें नॉर्मल हमें डिफरेंशिएट नहीं कर पता। सकते हैं। नहीं, इफ यू आर डिफरेंशिएट नहीं होता, एक्चुअली में इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट। द रीजन बीइंग, मैं समझाता हूँ, एक रीजन समझाता हूँ। अगर मान लो कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप ये कहोगे कि किसी पॉइंट पे यू विल टेक सम स्मॉल पैच, लेट दैट एरिया बी डी ए, है ना। यस सर। एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए एंड यू विल राइट द एंगल टू बी cos थीटा। cos अब थीटा। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, टेल मी, क्या थीटा हर पॉइंट पे फिक्स है? नहीं सर वो तो वेरी करेगा। यस वो वेरी करेगा। एंड व्हाट अबाउट द एरिया? सर। ये भी वेरी करेगा। एरिया, सर बट अगर एरिया। आप, हाँ बट ये सोचो कि अगर इफ यू हैव टेकन द इंटीग्रेशन ऑफ dx तो इट यस कम्स सर। आउट टू बी x, राइट? इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dA करोगे तो इट विल बी a और नॉट। हाँ जी सर। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दीज स्मॉल पोर्शंस। यस इसका सर। मतलब यहाँ पर dA शुड आल्सो बी इंटीग्रेटेड, मतलब यहाँ पर जो है ये dA भी इंटीग्रेट होना चाहिए और आपका थीटा भी इंटीग्रेट होना चाहिए। हाँ नहीं जी समझे? सर। इसका मतलब यू आर हैविंग टू क्वांटिटीज in the same integration which is to be integrated. थीटा भी वेरिएबल है और dA भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हो गए। यस सर। और ऐसा इंटीग्रेशन हम अभी विद द लिमिटेड नॉलेज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू। सर तो एक काम कर सकते हैं कि हम ए जो है एरिया उसको थीटा की वैल्यू में लेके, क्योंकि हम थीटा आर के, को। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि एक एरिया को हम थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करें। हाँ बट तो ये वो कहना, एक हाँ, वेरिएबल हो जाएगा। युवराज ये कहना आसान है बट ये करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है यहाँ पर। How will you find the relation of area with the theta in this case? Because for this nothing is given कि भाई एरिया थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कोई रिलेशन तो हो। जैसे मान लो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पीडीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, याद करो। एक मिनट थोड़ा सा हाँ और जी झेल सर। लो मुझे। तो ये आप डीवी की वैल्यू या पी की वैल्यू यहाँ पर आप लिखते हो वी के टर्म्स में, वो इसलिए लिख पाते हो क्योंकि यू नो दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ जी सर। है ना। तो यहाँ से आप वी को लिख देते हो एनआरटी डिवाइडेड बाय एनआरटी, बाय पी पी। को, सॉरी, पी को लिख देते हो एनआरटी डिवाइडेड बाय वी, वी। और यहाँ उठा यस। के रख देते हो और आप लिख देते हो एनआरटी बाय वी डीवी, और इसका इंटीग्रेशन कर पाते हो बिकॉज यू ऑलरेडी नो द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी एंड टेम्परेचर। अगर ये नहीं पता होता तो फिर आप ये इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाते। यस आई सर। होप आई एम मेकिंग सेंस। यहाँ पर डीए और कॉस थीटा, ये तो बात बिल्कुल सही है कि या तो डीए को थीटा के टर्म्स में चेंज कर लो या थीटा को एरिया के टर्म्स में चेंज कर लो, बट टू डू दैट आई शुड नो सम रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज जी विच इज सर। नॉट नोन टू मी। तो आप सुनिए, ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद इसका सोल्यूशन आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों हम इतना दिमाग लगा रहे थे। बट मैंने ये सारी चीज आपको इसलिए समझाई क्योंकि मैं आपको हर तरह से ये आपको सेटिस्फाई कर दूं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स काम नहीं आ रही है। आप सोच के देखिए, जी सर। है ना। हाँ, मैथमेटिक्स अगर कोई काम आएगी भी तो वो ग्रेजुएशन में आएगी जब आप डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां फिर यस वो सर। भले आप कर सके। अब देखो एक बात बताओ युवराज, सर वैसे मेरे बच्चे, माइंड में एक थॉट है। हाँ थॉट बताओ। सर जैसे हमारी इसमें जो वो है वेव्स हैं वो नीचे से ऊपर जा रही हैं, हाँ फील्ड राइट? लाइंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल एंड फील लाइट बिल्कुल नीचे से ऊपर जा रही है, हमें एंगल नहीं पता।
बट हमें एक चीज पता लगी कि वो एक फ्लैट सरफेस है जो डिस्क है। अरे वाह, बस यही थॉट कामयाब थॉट है। तो वो तो एक डिस्क ही है ना सर, जो हमने पहले क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल तो सेम बिल्कुल ही हो गया एक तरीके से। बिल्कुल। इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू दिस फ्लैट सरफेस इज सेम एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस डोम शेप सरफेस। यस सर, वो तो है ही, ठीक है, सरफेस तो। इसका मतलब वट एवर इज द फ्लक्स थ्रू द बेस, द सेम इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। जी सर। बस इसका आंसर खत्म हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फ्लक्स जो हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू होगा वो उतना ही होगा जितना बेस के थ्रू है, दैट वुड बी इक्वल टू ई इनटू पाई आर स्क्वायर। खत्म, ये आंसर यस सर। है ना। और उसका रीजन बहुत आंसर क्लियर है इसमें क्योंकि थीटा का इस कोई रोल नहीं है। नहीं, थीटा का इसलिए रोल नहीं है क्योंकि देखो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप सब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो बेस के साथ, मतलब बेस के साथ, तो बेस का नॉर्मल जी इधर सर। होगा और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई डायरेक्शन में। देखो यस सर। तो ये जो आप बेस ले रहे हो इसका, इस बेस के लिए आप कोई से भी पॉइंट को ऑब्जर्व कर लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 बन रहा है। और बिकॉज मैं हाँ इससे ये कैलकुलेशन कर रहा हूं तो अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हेमिस्फेयर के साथ कहां कहां कौन सा एंगल बना रही है, क्योंकि सर, एक बात वैसे तो तो ऑब्वियस है ना। हाँ, वैसे सर वही है ही कि अगर जीरो होगा तो कॉस जीरो तो वन ही होता है, तो वो तो कोई जरूरत नहीं है डालने की। बिल्कुल। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसी ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। इरेज कर दूं युवराज? जी सर। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए मैं फिर से ये हेमिस्फेरिकल सरफेस ले लें और ये मैं आपसे कह दूं कि सर ये ऐसे, ये सीधी लाइन क्यों बन गई? ये अपना फिर से इसका रेडियस मान लीजिए कि दिस रेडियस इज आर ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस। इस बारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ध्यान देना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सरफेस शोन एंड दिस इज रेडियली आउटवर्ड। ये ऐसे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, इट्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड whose डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। you have to find out the flux through सर ई कांस्टेंट hemispherical दिया हुआ है surface. राइट? Yes, of course, सर hemispherical इसका फ्लक्स तो surface. जीरो हो जाएगा। Think about it again. पहले फिर से क्वेश्चन देखो। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस ओनली। हेमिस्फेरिकल सरफेस। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि वो बेस से आ रहा है। ठीक है, अगर आप बेस से भी, इस बारी अगर आप बेस से भी पास करा दो तो भी आप दिक्कत में आ जाओगे, बिकॉज सर बेस इसकी से वही, अगर आप, सर इसकी इलेक्ट्रिक हाँ फ्लक्स होगी सर, इसकी इलेक्ट्रिक वो होगी, क्या कहते हैं, एक नॉर्मल जैसे डिस्क है उसकी सिर्फ एक रे पास कर रही है ऊपर, बाकी सारी तो कैंसिल हो जाएंगी। नहीं नहीं, कैंसिल क्यों होंगे? सर क्योंकि वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। तो नहीं सिर्फ एक बेटा, जो नहीं बेटा, नीचे से ऊपर जा रही है वो बचेगी। सेम सरफेस की जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो कैंसिल पहली बात तो होगी ही नहीं। अभी मैं बताता हूँ क्यों। देखो समझो, इस बारी आप बेस के टर्म्स में तो कोई कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, बात नहीं नहीं समझ में। सर। ठीक है, अब सुनो बेटा, अगर आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थोड़ा सा डायग्राम का जो भी इशू हो, बट मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी बनाने की कोशिश की है वो अगर आप देखोगे तो रेडियल डायरेक्शन में ही बनाने की कोशिश की है। देखो, जी सर। और आपको ये पता है कि अगर मैं हेमिस्फेरिकल सरफेस लेता हूं तो मुझे आप बता सकते हो हेमिस्फेयर पे या सर्कल पे रेडियस की डायरेक्शन में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो विल दैट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉट? टेल मी यस और नो। हाँ जी सर, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स पे नॉर्मल लूंगा तो नॉर्मल ऐसे आएगा और उसी डायरेक्शन भी है। देखो नॉर्मल ऐसे आएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। नॉर्मल ऐसे आएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। आई होप आई एम जी मेकिंग सर। सेंस। हाँ जी सर। अगर आप हर पॉइंट पे देखें तो एट एवरी पॉइंट थीटा की वैल्यू इज 0।
तो हर पॉइंट का जो फ्लक्स है दैट इज पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, इसका मतलब जब आप इस पे फ्लक्स लिखेंगे तो व्हाट विल यू राइट द फ्लक्स एज? तो यू विल सिंपली राइट द फ्लक्स एज E, which is the electric field, into the whole curved surface area, which will be equal to 2 pi r square because it is hemisphere, into यस सर। cos of 0, because theta is 0 at every point, right? तो ये आ हाँ गया जी 2 सर। pi r square, E is your answer। ये आएगा सर इस क्वेश्चन। ओके सर। सर मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, बट मेरे को लगा कि हम वो थीटा एक ही उसी से लेंगे, तो वो नहीं थीटा, नहीं, लेकिन फिर मैं, हाँ वो तो पैरेलल हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सर दो मैंने बेसिक गलती करी, चीजें। मैंने एक ही नॉर्मल ले लिया, एन जो बीच वाला है। हाँ नहीं, कर्व्ड सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, तो उसके हर पॉइंट पे नॉर्मल दिखाया जा सकता है। हाँ, अगर मान लो कि मैं क्लोज सरफेस में क्यूब ले लूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने क्यूब ले लिया, तो क्यूब का कोई सा भी फेस लेंगे उसके हर पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन सेम हो। बट अगर यस स्फेयर ले रहे हैं, अगर आप सोचिए आपने स्फेयर ले लिया, तो इसमें हर पॉइंट पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। जैसे इस पॉइंट पे नॉर्मल देखोगे तो इधर होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल देखोगे तो इधर होगा, बिकॉज इट विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन, जी सर। है ना? तो कभी भी अगर क्यूब और स्फेयर हो, सॉरी स्फेयर हो या हेमिस्फेयर हो, तो ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एट एवरी पॉइंट डिफरेंटली। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे इंडिविजुअली टेक द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, बिकॉज हर पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन वुड बी इन द रेडियल डायरेक्शन। यस सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक और क्वेश्चन आज करते हैं रिलेटेड टू दिस फ्लक्स। यहां तक क्लैरिटी आ गई कैसे फ्लक्स निकालने हैं? हाँ बहुत जी सर। बेसिक क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ अच्छे ही क्वेश्चन पे रहूंगा मैं। वो ऐसा नहीं ले रहा हूँ मैं एक सिलेंडर लिटा दूं और फिर वो फ्लक्स निकालो तुम, ऐसा जी सर। कराऊं? नहीं सर, ऐसा कोई कराऊं? जरूरत नहीं। चलो नहीं एक सर। बेहतर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए मान लीजिए कि मैंने एक क्यूब ले लिया सर, ये एक क्यूब है, ऑब्वियसली अ क्लोज सरफेस, और ये ऐसे एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑरिजिन। और यहां से यहां का जो सेपरेशन है दैट इज ए, मतलब द लेफ्ट सरफेस ऑफ द क्यूब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड द एज ऑफ द क्यूब इज ऑफ कोर्स इट इज ए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज गिवन एज अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 I cap, where alpha is constant and x is any general distance from origin. Find flux through Q. ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। ई हमारी है सर आई कैप की डायरेक्शन में। यस, I cap means positive x axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हमारा इसमें, ठीक है, एक मिनट सर। And remember this electric field is variable and it will vary with the x axis।
चलो मिल के करते हैं सर. Alpha is a constant, so alpha is not going to affect our electric field. But x, which is the distance from the origin, that will affect our electric field. अब देखो सबसे पहली बात ये कि मैंने अभी आपसे बताया था कि if you have a body which is the combination of more than one surface, तो आप हर surface को individually देखो. Yes sir. तो पहला point तो ये कि when you will take this upper surface, the normal to this upper surface will be in the vertically upward direction, and electric field is along x-axis. सर मैंने पता क्या किया था अब तक? सर मैंने सर y इज इक्वल टू ए जे कैप ले लिया था और x इज इक्वल टू ए आई कैप ले लिया था. हाँ, तो उसमें अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे देन आल्सो यू विल गेट द नेट रिजल्ट एज जीरो, क्योंकि i डॉट j और j डॉट i नेट रिजल्ट विल बी जीरो. तो मैं यहाँ पे फंस गया कि एरिया कैसे निकालूं. मेरे को ये समझ आ गया कि हमारी सिर्फ दो सरफेसेस का काउंट होगा. वेरी गुड. एरिया ऑफ यस सर, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब विल obviously be a square, right? हाँ जी सर. तो बस a square is the area. ओके सर. तो सर बेसिकली क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने एरिया सपोज ए स्क्वायर आ गया, तो अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि x रेज़ टू पावर 1/2 है जो हमें डिफरेंस उससे जो वेरिएबल जो क्या कहते हैं चेंज होता है, वेरी होता है. Yes, of और course. अल्फा तो कांस्टेंट है, तो हमारा जो भी आएगा वो बेसिकली जो हमारा फेस है जो XZ प्लेन पे है, XZ प्लेन का फेस और उसके जो कुछ x डिस्टेंस पे पीछे उसका फेस है, y और z सॉरी YZ प्लेन में जो है फेस. let me name those faces. This is the face. हाँ जी सर, ये वाला और इसके पीछे another face. हाँ जी सर. तो इन दोनों का ही काउंट होगा और बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ इसमें जो डिफरेंस होगा उसकी डिस्टेंस की वजह से, ए की वजह से जो डिस्टेंस है उसकी वजह से आएगा. बिल्कुल. Let me call this as a first surface and let me call this as second surface. Yes sir. तो हम अगर first surface पे फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे फ्लक्स ऑन द फर्स्ट सरफेस वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल बी अल्फा a to the power 1/2 because this first surface is at a distance of a from the origin. Yes sir. है ना, x की वैल्यू a हो गई, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया व्हिच इज a स्क्वायर. और यहाँ पर अगर आप एंगल देखो, नॉर्मल टू दिस फेस इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, तो ये कितना हो जाएगा cos of 180 डिग्री. जी सर. तो फ्लक्स 1 would be equal to minus of this full value alpha this a to the power 5/2 I guess. देख लेना कैलकुलेशन. हाँ जी सर. क्योंकि पावर ऐड होगा. Similarly for the second surface flux 2 would be written as alpha और यहाँ से यहाँ तक का distance will become equal to 2a, तो 2a to the power 1/2 into cos of 0 degree. हाँ जी सर. Because इस फेस पे जो नॉर्मल है that is in the direction of electric field और इसका distance from the origin is 2a, तो x की वैल्यू 2a होगी. आंसर ये 2a से भी तो मल्टीप्लाई होगा एरिया से. हाँ वो लिखना मैं भूल गया, सॉरी. 2a से नहीं, a स्क्वायर से, सॉरी सर. यस, a स्क्वायर. ठीक है, तो फ्लक्स 2 would be written as equal to √2 because 2 to the power 1/2 can be written as √2 alpha a to the power 5/2. ये आ गया आपका 2 आ गया, तो नेट फ्लक्स विल बी द सम ऑफ द टू. इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है, तो सम का मतलब यहाँ पर डिफरेंस आएगा. तो अल्फा a to the power 5/2 into √2 minus of 1 is your final. 1 is the answer. Yes sir. तो आई होप के थोड़ी लॉजिक अभी क्लियर हो गई है फ्लक्स. जी सर, पूरा समझ आ गया. ठीक है, तो इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास. आज इतना ही रहने दो, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट. ठीक है जी सर. ओके थैंक यू सर. युवराज, यू वेलकम. गुड नाइट सर.